हेलो बच्चों। तो आपको पता होगा कि ऐप का सर्वर क्रैश कर गया, जिसकी वजह से आज की लाइव क्लास नहीं हो पाई। मुझे पता है आप लोग बहुत दुखी हो और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो। मैं भी बहुत दुखी हूँ। सडनली बहुत ज़्यादा क्राउड आ गया और सर्वर क्रैश कर गया। ऐसा नहीं था कि हमें आइडिया नहीं था, हमें आइडिया था कि क्राउड ज़्यादा आएगा, हमने तैयारियाँ भी की थी, फिर भी ऐसा हो गया। आई एम रियली सॉरी एंड आई अपोलोजाइज फॉर वॉट हैपेंड टुडे। हमारी ऐप डेवलपमेंट की टीम दिलो जान से लगी हुई है कि जल्दी से लक्ष्य बैच को, अपने लाइव बैच को हम वापस लेके आएँ। ऐप डेवलपमेंट टीम के हेड से अभी मेरी फ़ोन पे बात हुई है रात में, तो उन्होंने बोला कि सर हम तब तक पलके नहीं झपकाएंगे जब तक आपका लाइव बैच रिज्यूम ना कर दें। मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा है नहीं, सो एवरीवन इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट। थोड़ा सा साउंड का भी प्रॉब्लम था, उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं। कई बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये विजय माल्या है, बन के उड़ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं यही हूँ आपके सामने और रहूँगा। मीनवाइल हमने ये सोचा कि कम से कम आज का लेक्चर हम आपको डिलीवर कर दें, भले ही वो रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रहा हो। ऐसा नहीं है कि आगे सारे लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे, लाइव होंगे, जो प्रॉमिस किया है वही होंगे। बस हमें ये लगा कि आपकी पढ़ाई ना रुके, आपका दिन ना खराब हो और जो एनर्जी आपकी लो हुई हो वापस थोड़ी सही हो जाए। मेरा भी इंथू थोड़ा लो हो गया था, तो मैं अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आया हूँ कि कम से कम आपको एक लेक्चर पढ़ा दूँ। बहुत मेहनत से बनाया है। सो आप लोग भी अपने अंदर से सारी निगेटिविटी निकाल दो। अगले 1-1.5 घंटे के लिए सब कुछ भूल जाओ, दिल से दिल मिला लो, ये लेक्चर बढ़िया से पढ़ लो, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद भले ही गाली देना। तो शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और आज है उसका लेक्चर नंबर 1। सो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर नॉट सो ब्यूटीफुल ऐप फिजिक्स वाला। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड मैक्सिमम लोग पढ़ चुके होंगे अब तक, तो सर आप नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे, इन डिटेल पढ़ाएंगे, मजा दिला देंगे। लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ाओगे सर? वही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो तो पढ़ाएंगे ही। साथ में बहुत बढ़िया कंटेंट लेके आए हैं। ऐसी ऐसी बातें बताएंगे ना आपको जो आपने ना किताब में पढ़ी होगी ना यूट्यूब पे किसी वीडियो में देखी होगी। तो बहुत मजा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। बढ़िया एकदम पीपीटी बना हुआ है, स्मार्ट बोर्ड। तो सबसे पहली बात आती है टुडेज गोल। आज का गोल क्या है सर? आज का गोल है ऐप स्टोर पे जाएंगे और फिजिक्स वाला की रेटिंग खराब करेंगे, गंदे गंदे रिव्यू लिखेंगे। नहीं, तो आज का गोल क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा टॉपिक से आपका। आपको ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एक छोटा सा टॉपिक है, फिजिक्स की एक बड़ी सी ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक छोटा सा पार्ट है। यहां से आने वाले अगले 6-7 चैप्टर सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट होंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर, है ना, कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, वगैरह। फिर आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसके अंदर आप चार्ज की कई प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, पर उसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि ये बोर्ड में ज्यादा आती है इसीलिए फेमस है। तो इसको भी इन डिटेल डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आएगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग, वही कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, तो उसको भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएगा डीपीपी ओवरव्यू, मेहनत बर्बाद। डीपीपी सबको पता है क्या होती है? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसमें हर लेक्चर के हम आपको 10 से 12 बढ़िया सवाल देंगे, आपको लगाना है, फिर अगली क्लास में आना है। तो इस लेक्चर के भी 10 से 12 बढ़िया सवाल होंगे, वो आपको मिलेंगे साथ में इस लेक्चर के। ओवरव्यू मतलब जैसे कोचिंग में नहीं जाते थे, जब टीचर असाइनमेंट देता तो लास्ट में बोलता था ये वाला सवाल ऐसे कर लेना, ये ऐसे ना, थोड़ा सा नहीं, कोचिंग खत्म होने के पहले लास्ट के 5 मिनट में, फिर घर जाके लगाते थे, फिर समझ में आता था सर ने बहुत कम बताया है। तो वही हम करेंगे, सॉल्व नहीं कराएंगे, थोड़ा बहुत हिंट दे देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं भैया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने जा रहे हैं। उसका एक छोटा सा पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, पहला चैप्टर। ये देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर आपकी किताब की शुरुआत के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है जो चार्ज और मैग्नेटिज्म से डील करती है। अब चार्ज बोल लो या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी लिखा होता है किताबों के ऊपर, उससे डील करती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फिजिक्स ना इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग नहीं मानती, और आज से 2-3 महीने बाद आप भी नहीं मानोगे, है ना। अगले 2-3 महीने यही चल रहा है। और एक बात याद रखना कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है ये टॉपिक,
पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कहीं बीच में कुछ छूटा तो आगे समझ में आने में दिक्कत होने लगेगी। अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात करें जो आप लेटर ऑन पढ़ोगे तो वहां हो सकता हो थ्योरी से काम चल जाए, यहाँ कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। अब इसके अंदर इसके दो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। फिर चार्ज जब मोशन में आता है तब वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी एक्सपीरियंस करता है। तो चौथा चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का इफेक्ट चार्ज के ऊपर तभी होगा जब चार्ज मोशन में होगा। एक ठहरे हुए चार्ज पे कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आता। इसके बाद आएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। एक बोरिंग सा चैप्टर लगता है बच्चों को पर मजा आएगा। इसमें बताएंगे पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे, बड़ा मजा आएगा इसमें भी। इसे लगता है बोरिंग, मजा बहुत आएगा जब हम पढ़ाएंगे। इसके बाद 6th चैप्टर है जादू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका नाम मैं जादू रखता हूँ, है ना। अपने हाथ में मैग्नेट लेंगे, उसको झुमझुम झुमझुम हिलाएंगे और उधर करंट बन जाएगा, बल्ब जल जाएगा, जादू होगा। मैग्नेट लेके हिलाएंगे, वहां बल्ब जल जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे 7वां चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट। सर करंट तो पढ़ चुके हैं। ये जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे इसमें करंट होगा डीसी करंट, डायरेक्ट करंट जो बैटरी वगैरह से मिलता है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो जनरेटर से बनता है ना, जो आपके घर पे सप्लाई होता है, एसी करंट। क्या सर दोनों डिफरेंट होते हैं? हाँ भाई, दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं। पूरी इनकी मैकेनिक्स, पूरी कैलकुलेशन सब कुछ अलग होती है। ठीक है, ठीक। तो इन दो पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिवाइड होगा और इसको कवर करने में आपके अगले 2-3 महीने निकल जाएंगे। तो सर इसको क्यों पढ़े? अभी बताते हैं क्यों पढ़े। अभी पढ़ने लगोगे, देखो परसेंटेज ऑफ इट कमिंग इन वेरियस एग्जाम्स। हाँ सर अब पढ़ना पड़ेगा। सीबीएसई क्लास 12 जरा सामने देखो, 70 नंबर में से 33 नंबर, 33 नंबर्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आएगा, करीब करीब 50%। अरे यहाँ तो बहुत साफ साफ 47 लिखा है। अरे 85 को बोलते हैं हम लोग इसको, है ना, करीब करीब। जेईई मेंस की बात करें तो इसमें 30 से 40% आ रहा है, बहुत बड़ा पार्ट होता है। और अगर नीट की बात करें तो इसमें भी एक कंसिडरेबल अमाउंट है, 22 से लेकर 27%। ये डेटा पिछले 3 साल का है, तो उसके पहले क्या जाए बाबा आजम के जमाने में। तो अब समझ में आ रहा है कि सर पढ़ना पड़ेगा। चलो ये तो अगर नहीं भी टारगेट कर रहे हैं तो भी सर बोर्ड के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, और कॉन्सेप्चुअल है, याद रखना। ठीक है, अब इंटरेस्ट आ गया सर, मार्क्स देख के ना दिमाग खुल जाता है। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात पहली बार हुई थी कब? 600 साल पहले पहली बार इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात हुई थी। कब? 600 BC में, बिफोर क्राइस्ट। 600 साल भी नहीं, 600 साल बिफोर क्राइस्ट हुई थी। और कहां पे बात हुई थी इसकी? ग्रीक में पहली बार, है ना। अरे भाई आदि मानव टाइप के लोग रहे होंगे, उन्होंने पत्थर रगड़ा होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ई का है भैया है ना, अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, तो उन्होंने कहा कुछ चार्ज जैसा है। मॉडर्न डे पे आ जाए तो आज के टाइम पे चार्ज की जो डेफिनेशन है जरा ध्यान देना। चार्ज की डेफिनेशन ध्यान देना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर due to which matter experiences electric and magnetic effects। ध्यान से, ये प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से कोई भी मैटर, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी एक्सपीरियंस करती है कौन कौन से इफेक्ट? इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। आपने देखा भी, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट मोशन, है ना। जितना भी इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट है, जितना भी मैग्नेटिज्म का इफेक्ट है, वो किसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है? चार्ज की वजह से। धीमे धीमे समझ में आएगा कि कैसे, हर एक चैप्टर में आप देखते जाओ। आप ये भी बोल सकते हो बच्चों की चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब बोलोगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? बच्चों ऐसी प्रॉपर्टी जिसके आप और अंदर ना खोद सको। जैसे हम आपसे कहें किसी बॉडी के पास मास है, अब हम बोले मास क्यों है, कोई आंसर नहीं। सिमिलरली इसका भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की ये है फंडामेंटल प्रॉपर्टी, आप इसके अंदर खोद के नहीं जा सकते। कई लोग बोल रहे हैं सर चार्ज होता है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत दिमाग है,
मान गए। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्यों होता है? किसी बॉडी पे चार्ज होता है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव हो जाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्यों है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज। मतलब चार्ज का जो सिंबल होता है, चार्ज के लिए जो हम फिजिक्स में सिंबल यूज करते हैं सभी को पता होगा, चार्ज का सिंबल होता है Q। चार्ज की जो SI यूनिट है, चार्ज की जो SI यूनिट है ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है, कूलम, अगास्था-डीन कूलम है। इन्हीं का कूलम्स लॉ भी आपको पढ़ना है अगले लेक्चर में। कूलम चार्ज के जो डायमेंशन है, डायमेंशन निकाल पाओगे? जल्दी से निकालो डायमेंशन से। भाई चार्ज का फॉर्मूला बोलो, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। अरे सबने पढ़ा होगा ना, करंट I इज इक्वल्स टू Q बराबर T। दिखाई पड़ रहा है यहाँ बोर्ड? वाह सर, अब तो आपका बढ़िया इरेजर हो गया। I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम। करंट के लिए बच्चों जो डायमेंशन यूज होता है वो होता है एम्पियर का A, और टाइम के लिए T। इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, A की पावर 1 T की पावर। और क्या बताएं भाई चार्ज के बारे में? चार्ज दो प्रकार के होते हैं, सबको पता ही होगा, है ना। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और क्या पता करना है? हाँ, ये पता होगा आपको कि पॉजिटिव पॉजिटिव रखेंगे तो क्या होगा? रिपेल हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो सबको पता है ये डेफिनेशन। क्या इसको दूसरे ढंग से लिखते हैं, है ना, नया नया आया, थोड़ा शौक लगा है मैं भी। लाइक चार्जेस रिपेल, और क्या? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक, तो चार्ज के बारे में इतनी ही बातें, ये याद रखना। ये मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस कर पाता है। ठीक है, और एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, आप इसके और अंदर जाके इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जैसे मास को आप और अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मास और चार्ज दोनों इंट्रिंसिक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं कुछ। नोट करना हो नोट कर लो, नोट्स आपको मिलेंगे लेक्चर के बाद। हाँ, चार्ज और मास में डिफरेंस कह लो, कंपैरिजन कह लो, सिमिलैरिटी कह लो। स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब नहीं समझ में आ रहा सर? फंडामेंटल, जिसके आप और अंदर ना जा सको। मास कैसी प्रॉपर्टी है? मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इन दोनों में से ज्यादा इंट्रिंसिक कौन है पता है? मास ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव। मास कितने प्रकार का? मास एक ही प्रकार का होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव मास सुना है? हाँ होता है। कहां पे होता है? सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट में। किसने बनाया? हम लोग ने बनाया, होता नहीं है, है ना। एक धोखेबाज कॉन्सेप्ट होता है, नेगेटिव मास मान के सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। ई का कह रहे हो सर? छोड़ो अब 11th की पुरानी बातें पुराना दर्द सर, एक जिंदगी का पहला प्यार और एक 11th की मैकेनिक्स सबसे बड़ा दर्द जीवन का। चलो वापस आते हैं इस पे। तीसरा पॉइंट, बड़ा अच्छा डिफरेंस है इनका, बड़ा अच्छा डिफरेंस है बच्चों। जो चार्ज होता है, चार्ज डू नॉट वेरी विथ स्पीड। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ता है। किसी बॉडी का चार्ज 5 कूलम है, उसको बबीता अपने कार में रख के 100 की स्पीड पे कार चला दे, तब भी वो चार्ज 5 कूलम 2 कूलम जो भी है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। पर मास के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, मास स्पीड के साथ चेंज होता है, सच्ची बात है एकदम। मास वेरीज विथ स्पीड, एकदम सच है ये। मास वेरीज विथ स्पीड। देखो दूसरे कलर के मार्कर से लिखेंगे तब ज्यादा फील हो जाएगा। फॉर्मूला देखो, यम इज इक्वल्स टू यम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। यम इज इक्वल्स टू यम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर
बटे सी स्क्वायर, जहां सी है स्पीड ऑफ लाइट और वी है स्पीड ऑफ बॉडी। अब कहोगे सर डे टू डे लाइफ में तो हमें पता ही नहीं चलता, हम तो दौड़ते हैं तब ऐसा तो नहीं फील होता कि हम हल्के हो गए हैं। सर कितने दिन दौड़ना पड़ता है तब इतना सब वजन कम होता है। अरे यार बात ये ना कि जो मास बढ़ता है एक्चुअली में, कम नहीं होता, बढ़ता है, वो बहुत ही कम बढ़ता है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। क्यों? क्योंकि नीचे देखो सी स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट, तुम कितनी स्पीड पे दौड़ोगे भाई? 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। नीचे क्या रखा है? 3 × 10⁸। अब 10 को डिवाइड करोगे 3 × 10⁸ से करीब करीब 0 हो जाएगा, 1 - 0 1 रहेगा। मास कितना आएगा? m0। यहाँ पर जो m0 होता है ये होता है रेस्ट मास, जब बॉडी रेस्ट पे, और m होता है जब बॉडी v स्पीड से चल रही है। तो मैंने बताया जैसे तुम्हारी कितनी स्पीड होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, उसको डिवाइड करो स्पीड ऑफ लाइट से 3 × 10⁸ से। भाई 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 3 × 10⁸ कितना? करीब करीब 0। 1 - 0 इज 1। m किसके बराबर है? m0 के। तो बॉडी का जनरली मास ऐसा लगता है हमें कि रेस्ट मास के बराबर है, पर कुछ तो चेंज होगा। ये वैल्यू एक्चुअल में 0 तो नहीं होगी, थोड़ी तो 0 से बड़ी होगी। 1 माइनस ये वैल्यू 1 से थोड़ी तो छोटी होगी, ये वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो ये ओवरऑल टर्म थोड़ा तो बड़ा होगा। तो जब भी बॉडी मोशन में होती है तो उसका मास इंक्रीज करता है। बात दिमाग में डाल लो, जब भी बॉडी मोशन में होती है बॉडी का मास इंक्रीज करता है। अच्छा जरा सोचो, किसी बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड की आधी हो गई, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल, v हो गई c/2, तो m कितना हो जाएगा? क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ कैलकुलेट करें। m = m0 अपॉन √1 माइनस v है c/2, तो ये c²/4/c², 1 - 1/4, ये कितना हो जाएगा? 4 - 1 3/4, अंडर रूट से 4 बाहर आके ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं? m0 अपॉन 4 - 1 अंडर रूट 3/4, यहाँ से 4 ऊपर जाके 2 हो जाएगा, 2m0 अपॉन √3, √3 की वैल्यू होती है 1.732, 2m0 अपॉन 1.732, ये वैल्यू डेफिनेटली m0 से बड़ी है। देखो ना, ये इससे डिवाइड होगा तो ये 1 से बड़ा आएगा कि नहीं? है ना, नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा है, तो ओवरऑल वैल्यू m0 से बड़ी हो गई कि नहीं? तो डेफिनेटली जब स्पीड हायर होती है तब ये इफेक्ट फील होता है। डे टू डे लाइफ में फील नहीं होता, पर हमारा दौड़ते वक्त थोड़ा सा मास बढ़ा जाता है, 0.00001% हमारा मास बढ़ा होता है जब हम दौड़ते हैं। भाई मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये तो पढ़ा ही था। हाँ, जब तुम दौड़ते हो तुम्हारे पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी, तो वो एनर्जी भी तो कुछ मास कंट्रीब्यूट करती है। अरे ये पूरी कहानी मैं कई बार समझा चुका हूं। देखो मास जो होता है वो होता है E/c²। हाँ ये देखो ना, लिखवा रखा है m = E/c। अरे पढ़ा होगा E = mc² करके, E = mc² पढ़ा है। m = E/c², मास क्या है? एनर्जी डिवाइड बाई c², यही तो मास होता है। जब कोई बॉडी मोशन में आएगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, डिवाइड बाई c², तो उसका मास बढ़ जाएगा। अब यही बात है, तुम्हारी दौड़ते हो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है और c² बहुत बड़ा होता है। जब तुम दौड़ते हो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है और c² बहुत बड़ा, तो जो मास मिलता है एक्स्ट्रा वो बहुत ही कम मिलता है। तो पर जब भी बॉडी मोशन में आती है तो उसका मास, फिर से बोल रहा हूं, इंक्रीज करता है। डे टू डे लाइफ में बहुत कम, अगर आप बात करो किसी की स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास है तब मास काफी वेरी कर सकता है। ठीक है, तो नीचे वाली कैलकुलेशन में मिटा रहा हूं अभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है कि हाँ, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मास के बिना चार्ज नहीं हो सकता। किस चीज पे चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन पे होगा, प्रोटॉन, सबके पास मास होता है, बट मास can exist without charge। अरे जितनी भी न्यूट्रल बॉडी होगी उसका भी तो मास होगा, न्यूट्रॉन का भी, हर चीज का मास होता है। हम भी चार्ज नहीं है, हमारे पास भी मास है। तो मास हर बॉडी का होता है पर चार्ज हर बॉडी के पास नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है चार्ज इज अ
प्रॉपर्टी ऑफ मास, मास की प्रॉपर्टी है चार्ज, ना मैटर की कह लो या मास कह लो। किसी भी चीज के पास मास तो होगा, उसमें से कुछ चीजों के पास चार्ज भी होगा, है ना। तो चार्ज मास की ही एक प्रॉपर्टी है, कुछ मासेस के पास चार्ज होता है, कुछ के पास नहीं। तो ये है एक कंपैरिजन चार्ज और मास का। इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, चार्ज डू नॉट वेरी। अभी आगे बताएंगे इनवेरियंस ऑफ चार्ज करके एक पॉइंट आएगा प्रॉपर्टी, उसमें फिर बताएंगे कि चार्ज 5 कूलम अगर रेस्ट पे है तो चलते वक्त भी 5 कूलम, पर मास ऐसा नहीं है, रुका हुआ 5 kg तो चलते चलते 5.0001 kg हो जाता है। तुम्हारा मास मान लो 50 kg है तो दौड़ते वक्त तुम्हारा मास 50.0001 kg हो जाता है। क्लियर ये बात? बहुत कम बढ़ता है, और कब ज्यादा बढ़ता है? जब स्पीड आपकी लाइट की स्पीड के आसपास हो। इसमें एक दो वैल्यू रख के देखना, समझ में आ जाएगा। एम नॉट रेस्ट मास है, एम आपका एक्चुअल मास। खैर अपना टॉपिक मास नहीं चार्ज है, आगे बढ़ते हैं। ऑन चार्जिंग अ बॉडी इट्स मास चेंजेस। जब भी किसी बॉडी को आप चार्ज करोगे या तो उसका मास इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। और देख लेते हैं, मान लो अपने पास कोई बॉडी है और मान लो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्ज बॉडी होगी। क्या इसका मास चेंज होगा? बिल्कुल होगा भाई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, है ना। क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास भी तो होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। थोड़ा ही सही पर होता तो है। यानी इसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, इसने मास भी लूज किया। तो जो भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी उसका मास क्या होगा? डिक्रीज करेगा, मास विल डिक्रीज, है ना। बहुत ही छोटी सी बात थी, डीपीपी में एक सवाल भी मिल जाएगा इसका। अब मान लो कोई बॉडी है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली उसने मास भी तो गेन किया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ मास भी तो है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मास विल इंक्रीज, मास विल इंक्रीज। ठीक है, आगे बढ़े, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। पहला, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ये तो सबको पता है, एक बॉडी मान लो चार्ज है, दूसरी अनचार्ज है, दोनों को साथ में रख दें तो चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा और दोनों बॉडी चार्ज हो जाएंगी। जैसे क्लास में एक बदमाश बच्चा, एक शरीफ बच्चा, दोनों को साथ बैठा दें तो क्या होगा? दोनों शरीफ बन जाएंगे? भूल जाओ, कभी नहीं, दोनों बदमाश बन जाते हैं। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफर के तरीके होते हैं, कंडक्शन, इंडक्शन, बाइफ्रिक्शन, वो आगे पढ़ेंगे। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ये हमने बता दिया कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा तो डेफिनेटली उसके पास मास भी होगा, है ना। ऐसा हो नहीं सकता कि चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट करे। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ऐसा नहीं हो सकता किसी बॉडी के पास चार्ज है पर मास नहीं है। इसमें कुछ और है नहीं समझाने वाला। चार्ज इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई। इसकी आप जो डेफिनेशन पढ़ते हो थोड़ी सी गलत होती है, पर लिख देते हैं हम भी फिर से। क्या? चार्ज कैन neither be created nor be destroyed but can only be transferred from one body टू अनदर। तो ये डेफिनेशन बचपन से पढ़ते जाने हम लोग। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी यही चिपका देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास में भी यही चिपका देते हैं। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, चार्ज इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। थोड़ा सा ना ये डेफिनेशन गलत है, वैसे तो ये एस भी गलत लिखा था, और थोड़ा सा ये डेफिनेशन भी गलत है, अभी आगे समझ में आएगा। जो सही डेफिनेशन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, तो चार्ज इज कंजर्व्ड बोलो या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसकी जो सही डेफिनेशन बनेगी बच्चों वो ये बनेगी, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है
कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसके आसपास कोई ना आए, है ना, जिससे कोई ना मिले, जैसे आप हो जिसको कोई नहीं मिल रही तो ऐसा जो भी सिस्टम है उस पे टोटल चार्ज जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा या रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स कंजर्व। ये डेफिनेशन सही है, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये एक बॉक्स है जो कि कंप्लीटली आइसोलेटेड है, ठीक है। इसके अंदर मान लो 3 चार्जेस हैं, 1 2 3। चार्ज की SI यूनिट क्या है? कूलम। तो एक मान लो 3 कूलम का है, एक मान लो 2 कूलम का है, एक मान लो 1 कूलम का है, ठीक है। अब आइसोलेटेड है, कुछ हुआ नहीं। थोड़ी देर बाद आपने देखा कि अंदर ही अंदर ये चार्ज आपस में कुछ इंटरैक्ट किए, ठीक है, आपस में इन्होंने कोई खेल खेला, और वो खेल खेलने के बाद इसके ऊपर चार्ज हो गया -1 कूलम, इसके ऊपर चार्ज हो गया -1 कूलम, इसके ऊपर चार्ज रह गया मान लो 3 कूलम। अब पूछा इसके ऊपर चार्ज क्या है, ठीक। तो जो टोटल चार्ज, अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड है तो यहाँ का टोटल चार्ज और यहाँ का टोटल चार्ज सेम होगा। यहाँ टोटल कितना है? 3 2 5 1 6, तो यहाँ भी 6 आना चाहिए। 3 - 1 2, तो इसके पास कितना चार्ज होगा? 4 कूलम। समझ गए? ये वाला जो तरीका है ये एकदम सही है, ये सही नहीं है। अभी बताएंगे क्यों, अभी दिखाएंगे। चार्ज कैन बी क्रिएटेड एंड चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, but the total charge of an isolated system remains constant और conserved। ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी। चार्ज क्रिएट होता है, चार्ज डिस्ट्रॉय भी होता है। तभी तो बोला था ऐसा कंटेंट लेके आए कि मजा आ जाएगा। अभी आगे दिखाते हैं। ये वाली कहानी समझ गए? टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। इसके ऊपर भी एक सवाल अच्छी क्लास में कराएंगे, दिमाग लगाना, बढ़िया सवाल होगा वो, ठीक है। इंडक्शन के सवाल में इसको मिला के कराएंगे। तैयार? आगे बढ़े। तो अभी ये प्रूफ करते हैं कि भाई ये डेफिनेशन गलत क्यों है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चिपकाते आ रहे हैं, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको एक फिनोमेना समझना होगा जिसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, इसमें क्या होगा? चार्ज क्रिएट हो जाएगा, आउट ऑफ नोवेयर सडनली चार्ज क्रिएट होगा। कैसे? ऐसे। ये है पेयर प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि एक फोटोन मतलब लाइट का पार्टिकल, या ऐसे समझ लो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे समझ लो। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक, ठीक है। कोई एनर्जी ऐसे समझ लो इसको, आप एनर्जी समझ लो। ये जाके किसी हैवी न्यूक्लियस में टकराती है और इसके बाद 2 चार्ज पार्टिकल निकलते हैं। किस में निकलते हैं? पेयर में निकलते हैं। पहले कोई चार्ज नहीं था, बाद में 2 चार्ज बन गए। एक बना इलेक्ट्रॉन, जो आप जानते ही हो, एक बना पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन का एंटाई पार्टिकल। हर किसी का एक एंटाई मैटर होता है, मैटर का एक एंटाई मैटर होता है, हर किसी पार्टिकल का होता है। आपका भी होगा कोई एंटाई, मिलेगा कभी जीवन में। हाँ जाओ, बस खुश हो गए। तो मिलना होता, अब तक मिल चुका होता, आगे मिलेगा कॉलेज में, ऐसी उम्मीद रखो कम से कम। तो इलेक्ट्रॉन का एंटाई पार्टिकल पॉजिट्रॉन। तो जब भी ना पेयर प्रोडक्शन, पेयर में प्रोड्यूस होते हैं ये, देखो समझो, इस तरफ चार्ज कितना है? टोटल चार्ज 0, फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, एनर्जी है, ये एक वेव है, एक एनर्जी 0। इस तरफ भी टोटल चार्ज कितना है? 0। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1 और पॉजिट्रॉन पे +1, है ना। -1 मतलब होता है एक्चुअली में -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस पे चार्ज होगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इस पे चार्ज होगा +1.6 × 10⁻। अब टोटल चार्ज इस तरफ कितना है बच्चों? 0। और टोटल चार्ज इस तरफ भी कितना है? 0. The total charge on an isolated system remains constant. Charge can be produced. ये चार्ज नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, प्रोड्यूस हो गया। बट चार्ज जब भी प्रोड्यूस होगा किसमें होगा? पेयर में होगा। मैटर के साथ उसका एंटी मैटर निकलेगा, ऐसा पार्टिकल निकलेगा जो पहले वाले का चार्ज कैंसिल कर देगा। इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन।
यहाँ पे एक बढ़िया गामा वेव, एक बढ़िया एनर्जेटिक फोटोन, बढ़िया लाइट का फोटोन जाके हिट करता है, लाइट का नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फोटोन न्यूक्लियस पे हिट करता है, और उसके बाद दो पार्टिकल निकलते हैं, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। पेयर प्रोडक्शन के और भी कई एग्जांपल्स हैं, ये हम पढ़ा सकते थे, आपके लेवल में था। इस तरफ प्रोडक्ट चार्ज जीरो, इस तरफ प्रोडक्ट चार्ज जीरो, क्या चार्ज क्रिएट हुआ? हाँ, चार्ज कैन बी क्रिएटेड, बट द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इधर भी जीरो तो उधर भी जीरो। अब इसके बारे में एक बढ़िया सवाल मैं पूछने जा रहा हूं, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। क्या मास भी क्रिएट होता है? एक मिनट, इसका मास जीरो होता है, मैं पहले तुमको क्लियर कर दूं, ये एक फोटोन है, ये एक फोटोन है, और फोटोन का मास जीरो होता है। तो इस तरफ तो मास जीरो था, इस तरफ तो मास भी प्रोड्यूस हुआ। क्या पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के अपोजिट? नहीं, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास सेम होता है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास सेम होता है, चाहे प्लस ई हो चाहे माइनस ई हो, बोथ हैव सेम मास, कैंसिल नहीं करते। यानी इस तरफ मास भी क्रिएट हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मास भी। फिर क्या है, पढ़ा रहे हो सर पहली क्लास में, इसका कोई मास नहीं, बोलोगे सर इसका मास है, अरे यार ये तो दोनों तरफ है ना, ये तो बीच का है? ये तो कॉमन है ना, जो क्रिकेट टीम में होता है, ये तो दोनों तरफ है, इसे क्या कहना? उस तरफ एक मास भी तो क्रिएट हुआ है, डेफिनेटली मास कैन बी क्रिएटेड। कहां से? मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस तरफ ये क्या था? फोटोन। फोटोन क्या है? एनर्जी है। ये एनर्जी गायब हुई, किस फॉर्म में अपीयर हुई? मास के फॉर्म में। इन दोनों का मिलाकर जो मास, टोटल मास होगा, वो कैसे आएगा? E डिवाइड बाई सी स्क्वायर से। जो इस फोटोन की, इस गामा फोटोन की, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है, वो गायब हो गई, और वो एनर्जी गायब होकर क्या बन गई? इन दोनों का मास बन गई। मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यही तो बताया था। सो चार्ज कैन बी क्रिएटेड एज वेल एज मास कैन आल्सो बी क्रिएटेड। आप समझ में आ रहा है भाई? इस तरफ कोई मास नहीं है, ये फोटोन का मास जीरो होता है, न्यूक्लियस तो दोनों तरफ है, किधर काउंट करोगे? वो तो था ही, है ही, ये तो नए क्रिएट हो गए। और इनका मास अपोजिट भी नहीं होता, बराबर होता है। 9.1 × 10⁻³ kg, 9.1 × 10⁻³ kg। चार्ज अपोजिट है, चार्ज सम टोटल ऑफ एनर्जी एंड मास रिमेन्स कांस्टेंट। won't be electrically न्यूट्रल। तो क्या ये बात हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये सच है? नहीं, ये तो सफेद झूठ है। यहां से प्रूव आप कर सकते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज। चार्ज डू नॉट वेरी विद स्पीड। अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है, या जो भी है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है कि वेव है, पता नहीं, अभी तो ये सब कहानी भी पढ़नी है मॉडल में, पर आसानी से। पर अगर इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपना मास भी चेंज, इस तरह से डिस्क्रीट अमाउंट नॉट क्वांटाइजेशन है ना, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। अवेलेबल, अभी तक नहीं समझ में आया था सर, क्या बकवास करते हैं। अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, तुम जो बोलोगे उस तरह से नहीं मिलेगा, है ना। तुम दुकान पे गए, भैया कितना पेन चाहिए? 250 ग्राम 250 ग्राम तोल रहा है, पेन आ ही नहीं रहा है, एक एक ढक्कन डाल दिया उसमें, ले 250 ग्राम पेन हो गया। 1.6 से स्टार्टिंग होती है। यही बेसिक डेफिनेशन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। -1/3 -1/3, एक आपका मतलब +2/3, -1 -1 -2 +2 कितना आया? 0। न्यूट्रॉन का चार्ज एनी। Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। जहां पे Q होता है किसी बॉडी पे होने वाला इलेक्ट्रॉन लूज किया, Q की वैल्यू रख दो 10⁻⁻12, n नहीं पता, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, Q इज इक्वल्स टू एनी, Q की जगह 0.8 × 10⁻⁻19, n की वैल्यू नहीं पता, E की जगह 1.6 × 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 10⁻⁻19 cancel, n is equals to 0.8 upon 1.6. Now this will come out to be 0.5.
ये पॉसिबल नहीं है, इंटीजर मल्टीपल नहीं है। ये चार्ज किसके बराबर है? 0.5 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन। या हो सकता है ये चार्ज हो पर ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये मिल नहीं सकता। क्लियर है? अब बोलोगे प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? लगा लो यार प्लस माइनस, एन की वैल्यू चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, बस इंटीजर होनी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े, छाप लो। छाप लिया सर। चलो, a particle has a charge of इतना कूलम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू प्रोवाइड दिस चार्ज। अच्छा करो, ट्राई करो, आसान है। पार्टिकल हैज अ चार्ज ऑफ इतना कूलम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू प्रोवाइड। पॉज करके ट्राई करो। हो गया? पॉज करके 1 2 3 4 हो गया। चलो करते हैं। किसी पार्टिकल पे कितना चार्ज है? 10 to the power minus 12 कूलम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू प्रोवाइड दिस चार्ज। पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे जब ये चार्ज आया होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, लगा दो Q इज इक्वल्स टू N। इसी से पता चलता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए कि ये चार्ज आया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसने इतने इलेक्ट्रॉन लूज किए। Q की वैल्यू रख दो 10 to the power minus 12, N नहीं पता, E की वैल्यू 1.6 into 10 power minus 12। भाई कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? पूछा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पे ये चार्ज आएगा। 1 2 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें, ये रहा। इंटीजर में ट्रांसफर हुआ था तभी ये चार्ज मिल पाया है। किसी पार्टिकल पे है ये चार्ज एग्जिस्ट करता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n is equals to 10 to the power minus 12 डिवाइड by 1.6 into 10 power minus 19। 10 power minus 19 ऊपर चला जाएगा, 10 power minus 12 है ऊपर, 1 upon 1.6, 10 power minus 19 ऊपर गया, 10 power plus 19 हो गया, plus 19 और minus 12 10 to the power 7 हो जाएगा। 1.6 में से पॉइंट हटाते हैं तो 10, यानी 10 to the power 8 upon 16। क्या किया जाए, इसको ऐसे लिख लें 100 into 10 to the power 4 और 16 को लिख लें 4 into 4, तभी तो सॉल्व हो जाएगा ना आसानी से। इसको लिख लें 100 into 10 बोले लिख सकते हैं। ये हो गया 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 और 16 को 4 into 4, 425 जा 100, 425 जा 100, 25 into 25 is 625 into 10 to the power 4। n की वैल्यू आ गई। इसको आप बोल सकते हो 6.25 into 10 to the power 6। ये n की वैल्यू आ गई, यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। n की वैल्यू है 6.25 into 10 to the power 6। तो Q is equals to प्लस माइनस एनी में n और क्या बता सकता है आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता सकता है। यही तो था ना कि एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि पार्टिकल पे इतना चार्ज है, पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बताओ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला वाला खुद से करोगे। गो। इन अ 1 ग्राम ऑफ सॉलिड देयर आर इतने एटम्स। इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम each of 0.01% of atoms of the solid, find the charge gained by the solid। पॉज करके पढ़ के ट्राई करो। 1 2 3 4 get on the dance floor। in a 1 gram of solid there are इतने atoms, इतने atoms हैं। if 1 electron is removed, कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है? 1 electron is removed from each of 0.01% of atom, find the charge gained by the solid। फाइनली क्या निकालना है अपने को? Q निकालना है। तो भाई Q का फॉर्मूला क्या होता है? Q is equals to N। E की वैल्यू पता है, बस N की वैल्यू पता चल जाए। N क्या होता है बच्चों? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को निकालना है और N की वैल्यू निकालें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? If 1 electron is removed from each of 0.01%, 0.01 into 1 by 100, ऐसी तो परसेंट निकलता है। If 1 electron is removed from each of 0.01%, तो 0.01 into 1 by 100 of the solid, each of, और टोटल आइटम इतने हैं मल्टीप्लाइड बाय, ये तो है। If 1 electron is removed from each of 0.01% atoms of the solid, atoms of the solid कितने हैं? इसके 0.01% में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसके 0.01% एटम्स में से, सब में से नहीं,
0.01% इनके एटम्स में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम ईच ऑफ 0.01%, ये देखो परसेंट को चेंज कर लिया फ्रैक्शन में, ऑफ इतना एटम्स। तो n की वैल्यू मिल जाएगी, और n की वैल्यू यहां रख दोगे तो चार्ज ऑन, फाइंड द चार्ज गेन बाय सॉलिड मिल जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू रख देते हैं, Q is equals to 1 into 0.01 into 1/100 into 5 into 10 to the power 21, ये n की वैल्यू हो गई। E की वैल्यू रख दो 1.6 into 10 to the power -19, कितना हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 0 0, 10 की पावर 4 ऊपर 10 की पावर 21, तो ये हो जाएगा 5 into 10 to the power, बोलो 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 17, 10 की पावर 4 10 पावर 17 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 into 10 to the power -19, 5 into 1.6, 16 5 is 80, ये पॉइंट लगा यानी 8 into 10 पावर -19, 10 पावर 17, कितना हो जाएगा 10 की पावर -2, ये चार्ज आ गया। यूनिट क्या होगी, कूलम्ब, या लिख सकते हैं 0.08 कूलम्ब, बोलो सही है, 10 पावर -19, 10 पावर 17, 10 पावर -2, 0.08 कूलम्ब। क्लियर है, आगे बढ़े, समझ में आ गया सबको। इतने एटम्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकला ईच ऑफ 0.01% एटम से, एक इलेक्ट्रॉन 0.01% को फ्रैक्शन में चेंज किया 0.01/100 फ्रॉम ईच एटम, इतने एटम्स मल्टीप्लाई किया। अब आ गया मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी खत्म हुआ। Q इज इक्वल सभी वैलिड है, कहीं भी मत लगा दो, if both conductors are identical। अब इस पे 10 है, इस पे 0 मिलाया